हे व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड विद फुल पावर के साथ। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखो डोमेस्टिक ट्रेड मतलब तो क्या होता है, अगर हम कंट्री के अंदर है ना ट्रेड करें। अगर कोई बंदा समझ ले कपड़े बेच रहा है, अगर कपड़े वो अपने स्टेट वाइज बेच रहा है ना, अलग अलग स्टेट में बेच रहा है लेकिन कंट्री के अंदर, तो उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड उसे कहेंगे जो अपना प्रोडक्ट कंट्री के बाहर बेच रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ का एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स फॉरेन में अमेरिका, यूएसए, अमेरिका और लंदन ऐसी सब जगह बेच रही है ना, तो हम उसे कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। और ट्रेड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सचेंज करना, मतलब सर्विस या गुड्स देना, उसके बदले में प्रॉफिट लेना, तो उसी को बोलते हैं हम ट्रेड। तो चलिए देख लेते हैं एक बार सब। ट्रेड इज अ कॉमर्शियल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ओके। डोमेस्टिक ट्रेड, trade which takes place within the geographical boundaries of a nation is called domestic trade. Okay. International foreign trade, trade which takes place outside the geographical boundary of a nation is called international or foreign trades. चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब भाई इंटरनेशनल ट्रेड का रीजन क्या है, तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग काबिलियत होती है लाइक कि नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल अलग अलग कंट्री को ज़रूरत होती है, और कुछ कुछ कंट्री जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है वो दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करती है। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से कंट्रीज पैसा बना सकती है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर और सर्विस को प्रोवाइड कर कर दूसरे कंट्रीज को। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस आता है, लाइक लेबर कॉस्ट, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस, ये सब की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फ़र्क आता है। क्योंकि लेबर कॉस्ट यहाँ का अलग है, चाइना का, हमारे जैसे इंडिया की लेबर कॉस्ट कम है क्योंकि यहाँ के लोग कम पैसों पे काम हो जाता है, लेकिन वहीं बाहर के लोगों को अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ ज़्यादा पैसे में वही काम होगा। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, यहाँ हो सकता है रिसोर्सेज ज़्यादा हो और हो सकता है वहाँ कम हो। टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस भी करते हैं क्यों, बिकॉज कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ कम हो और वहाँ ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा लोग अभी मेहनत करेंगे तो उनका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है तो वहाँ कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा। कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्रॉम इंपोर्टिंग गुड्स, और कंट्रीज क्या कर सकती है, बेनिफिट ले सकती है गुड्स को इंपोर्ट करके, और वो सब मोर इफिशिएंट वे में वो प्रोड्यूस कर सकती है किसी और नेशंस के लिए। मतलब रॉ मटेरियल किसी और कंट्री से मंगाया और अपने आप मैन्युफैक्चर्स किया, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट कम था, यहाँ लेबर कॉस्ट कम था। उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ तो हमने उसको हाई प्राइसेस में बेच दिया। इस तरीके से इंडिया में भी होता है, जैसे बॉट का प्रोडक्ट होता है वो असेंबल करके चाइना में बनवाता है और यहाँ आके मार्किंग दे देता है अपने कंपनी की, एंड इंडिया में सप्लाई करते हैं। अमन गुप्ता। तो चलिए अभी देख लेते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो गया हमारा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को प्रोडक्शन करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सब एनहांस जब होती है, प्रोग्रेस होता है, तो हमको इजी हो जाता है ट्रेड करने में, क्योंकि हमारा जब प्रोडक्ट एकदम फास्ट बनेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, और जब क्वालिटी अच्छी होगी तो ट्रेड हम ज़्यादा कर पाएंगे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा, अच्छी है ना, हमारे कंट्रीज़ को अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड एकदम रहेगी, हाई क्वालिटी गुड्स हम प्रोड्यूस करें, जब हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हम आगे कंट्रीज़ को सप्लाई कर सकते हैं और भी सारी कंट्रीज़ को। उस डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से अब लोग, जैसे अभी इंडिया है तो इंडिया अपने काम में और भी माहिर हो गई, और भी जो काम में जो कंट्री अच्छी है उस काम में वो और सारे कंट्रीज को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, और उसकी वजह से उनकी इफिशियंसी भी बढ़ती है। जैसे इंडिया में अभी जो काम में माहिर है ना, इंडिया एक हम मान लेते हैं कि कार मैन्युफैक्चर की कंपनी, यहाँ काफ़ी तेज़ी से स्पीड में लोग कार मैन्युफैक्चर होती है, तो उसकी इफिशियंसी तो बढ़ जाएगी ना, टाइम कम लगेगा और हम हाई प्राइस में भी बेच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी भी अच्छी होगी, हम हमारे इफिशियंसी, एम्प्लॉयमेंट, हर एक तरीके से हमारा ग्रोथ होगा। क्योंकि जो कंट्री, देखिए जो कंट्री जिस चीज़ में माहिर है वो वाली कंट्री वो काम करती है और बाकी सब कंट्रीज़ को सप्लाई करती है, और जो कंट्री अगर किसी चीज़ में माहिर नहीं है तो वो बाकी सब कंट्री से इंपोर्ट करती है। जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल की कमी है तो हम कहाँ से, दुबई से इंपोर्ट करते हैं ना, उसी तरीके से। और दुबई के पास पानी की कमी है तो वो पानी किससे मांगता है, इंडिया से मांगता है। चलिए, तो डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया है एंड स्पेशलाइजेशन, ये दोनों हो गया है। तो चलिए हम दो कंट्रीज़ का एग्जांपल लेते हैं, एक कंट्री ए एंड कंट्री बी। हम मान लेते हैं कि कंट्री ए की एक फर्टाइल लैंड है और बहुत अच्छे एग्रीकल्चर करती है ना,
और कंट्री भी है जो उसके पास एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है, एकदम मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एकदम को क्या जरूरत है खाना की, खाने, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, ये सब चीजों की, तो वो कहाँ से, कंट्री ए से इंपोर्ट कराएगा। और कंट्री ए को किस चीज की जरूरत है, टेक्नोलॉजी, ये सब की जरूरत है। तो कंट्री ए कंट्री बी को बोलेगा भाई तो हमको टेक्नोलॉजी दो, तो टेक्नोलॉजी देंगे, है ना, इनको प्रोवाइड करेंगे। तो अपने अपनी चीजों में स्ट्रेंथ को स्पेशलाइज कर लिया है। तो नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, nature of international trade means the such special feature aspects of trade which gives it in a unique identity from other activity in international trade। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, द जियोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेजर। तो हम देख लेते हैं जियोग्राफिकल एरिया, हम मान लेते हैं अगर कंट्री हमारे इंडिया में ही हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारे जो लेबर है, जो भी लेबर या कैपिटल, हम उसे कहीं से कहीं हिला नहीं सकते, मोबिलिटी नहीं हो ज़्यादा कि हम उसे जियोग्राफिकल बाउंड्री से भी दूर उसे ले जा सकते हैं। लेकिन हम जो उससे प्रोडक्शन हुआ है, जो हमारे प्रोडक्ट है, उसे हम पहुंचा सकते हैं लोगों के पास। अनलाइक डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है कि हम जो फैक्टर प्रोडक्शन, हम फैक्ट्री यहाँ से वहाँ भी मतलब ओपन कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में हम यहाँ से अगर हमको कहीं और करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें ज़्यादा मोबिलिटी है नहीं, क्योंकि वहाँ टैक्सेशन पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड में वही उल्टा है कि डोमेस्टिक ट्रेड में क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी मोबिलिटी होती है। क्योंकि यार यहाँ इंडिया में, अब मान लेते हैं इंडिया में स्टेट बाई स्टेट अभी किसी कंपनी को खोलना है, तो वो स्टेट में अलग अलग स्टेट में अपनी अपनी फैक्ट्रीज खोल लेंगे। वेराइटीज ऑफ गुड्स, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ चॉइसेस हमको मिल जाते हैं, क्योंकि यार वो अपनी एक चीज़ों में माहिर है, तो वो उस चीज़ में माहिर है, तो हम उसमें जान सकते हैं कि कितनी सारी वेराइटीज हमको मिल सकती है। और रेंजिंग, जो रॉ मटेरियल टू एकदम फिनिश गुड, हमको सभी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। तो उसको एक कंपेरेटिव एक एग्जाम वो रहता है, एडवांटेज रहता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में रहता है तो क्या होता है, लोगों से जब हम अगर किसी अमेरिका कंपनी में अपने कपड़े बेच रहे, तो हमको क्या, वहाँ के भी जो सेलर्स होंगे उनसे भी हमारी कंपटीशन रहेगा। और जो यहाँ से भी हमारे इंडिया से और भी काफ़ी लोग बेच रहे होंगे, उनसे भी कंपटीशन रहेगा। और वहाँ के लोगों से इतना मतलब उनकी कस्टमर को समझना, वहाँ के कस्टमर को, वो लैंग्वेज, जो सारी चीज़ें में बहुत चैलेंजिंग रहता है हमको, क्योंकि वो चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती है। डिफरेंट लीगल सिस्टम वहाँ रहते हैं, मार्केट प्रेफरेंस अलग रहता है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग रहती है। तो ये सबको हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये सब समझने में ही काफ़ी साल लग जाता है, फिर हमको जमेंगे उधर, फिर हमारा कुछ प्रॉफिट निकलेगा, ऐसा होता है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, डिप्लोमेटिक एफर्ट चाहिए, नेगोशिएट करना आना चाहिए, एग्रीमेंट, टैरिफ्स एंड रेगुलेशंस, ये सब चीज़ों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि अगर इसकी वजह से रुकावट भी आ सकती है, तो संबंध होते हैं वो अदर कंट्रीज से खराब रहते हैं, और इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट भी जो खराब सेल उसकी डाउन हो जाती है। इट रिक्वायर्स नॉलेज एंड फॉरकास्ट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये अमेरिका और ये हमारा इंडिया है ना, इंडिया। अब अमेरिका का डॉलर बढ़ा तो हमारा जो पैसा होगा, है ना, रुपीस, हमको ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ेंगे, है ना। $1 के हम मान लेते हैं कि 65 रुपीस। लेकिन अब डॉलर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से अब हमको 75 रुपीस देने पड़ेंगे। मतलब हमारा हम वीक हो चुके हैं और वो डॉलर स्ट्रांग हो चुका है। तो उसकी वजह से हमारे जो एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेंगे, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स है उसे एक नॉलेज होना चाहिए करेंसीज वैल्यू का, और फॉरकास्ट कर सकता है कि डिसीजन ले सकता है उसके जरिए पे। जैसे जॉइंट एफर्ट ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, और ये जो होता है ये इंटरनेशनल और नेशनल, मतलब नेशन खुद का भी वो जो एफर्ट्स रहते हैं, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि है, वो सभी बहुत हेल्प करते हैं। उनकी मतलब एफर्ट्स, दोनों की एफर्ट्स लगाए जाते हैं, तब जाके ये संभव हो जाता है पॉलिसीज को। और डिफरेंट जगह की डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है, तो उनके ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, एग्रीमेंट्स, अलग अलग टाइप के अलग अलग चीज़ें, आइडियोलॉजीज रहेंगी, तो उनको उसी तरीके का हमको टैकल करना पड़ेगा। इट हैज़ इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजीज, ये हो गया।
इट हैज़ वास्ट स्केल। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने यहाँ जो प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ता है। उसकी वजह से हमारा जो कंट्रीज़ का जो होता है ना ट्रांजैक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। हमको ऑनलाइन एकदम वर्ल्ड ग्लोबल पेमेंट गेटवे यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि पेपैल जो हर एक जगह मतलब एक्सेप्ट किया जाए इस तरीके से, तो हमारा ट्रांजैक्शन भी वो एकदम वाइड वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट सर्विस ये बहुत एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं कि जहाँ से हम इतना मतलब प्रोडक्ट इतना सप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्ट सर्विसेज ये सब के बीच में ट्रांजेक्शन भी तो लगता है आगे जिन्हें मैनेजिंग ये सब करने में, है ना। तो ये इन्वॉल्व्स मोर परमिशन एंड टैक्सेस। देखिए अब इसमें क्या होता है, टैक्सेस एंड परमिशंस बहुत लगते हैं क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको सामने वाले की गवर्नमेंट के परमिशंस रेगुलेशन लाइसेंस परमिट्स और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की हमको जानना पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स कस्टम ड्यूटीज टैरिफ्स और ये सब चीज़ें हमारे कॉस्ट ऑफ ट्रेड को गुड को इम्पैक्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स को इम्पैक्ट कर सकती है। लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स कस्टम ड्यूटीज तारीफ कैन इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रेडेड गुड्स। चलिए, इट इन्वॉल्व्स हायर डिग्री ऑफ कंपटीशन। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ग्लोबल रीच है और इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल रीच इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेसेस क्या होते हैं एकदम बड़े बड़े कंपटीशन फेस करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जाइंट जाइंट होती हैं उनकी भी वहाँ, है ना। तो क्वालिटी में भी और प्राइसिंग में भी और इनोवेशन भी लाना पड़ता है टाइम द टाइम। तो गाइस अब हम समझ लेते हैं पूरे हर एक पॉइंट्स विद एग्जांपल। तो जियोग्राफिकल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेजर। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एक तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, तो उससे क्या चाहिए, एक स्किल लेबर चाहिए और एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। भाई जो स्किल लेबर होते हैं वो तो हम किसी और कंट्री से उनको मतलब मोबिलिटी तो नहीं है ना, उनको यहाँ से वहाँ बेच तो नहीं सकते, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ से वहाँ हम बेच तो नहीं सकते। तो इसलिए इसको लेस और ट्रेड टेक्स प्लेस इन मैनी वेराइटीज ऑफ गुड्स। और ये जो ट्रेड होता है वो बहुत सारी वेराइटीज में, लाइक स्मार्टफोन अलग अलग मॉडल्स रहते हैं, फीचर्स रहते हैं, ब्रांड्स होते हैं और अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्पेसिफिक फीचर्स में बहुत माहिर होगी, उनके अपने अपने कंपेरेटिव एडवांटेजेस होंगे और चैलेंज नेचर इसकी वजह से रहता है। क्या रेगुलेशन कस्टम प्रोसीड्योर और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से अलग अलग कंट्रीज में काका वहाँ की देखो दूसरी जहाँ हमको ये एक्सपोर्ट करना भी है ना, तो सामने वाली कंपनी क्या इंपोर्ट क्या देख के इंपोर्ट करेगी कि भाई जो हमारे पास नहीं है तो हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं, है ना। वो भी अपनी चीज़ों में माहिर होगी, वो भी अपने स्मार्टफोन में एक फीचर्स में माहिर होगी, लेकिन जो उनके पास नहीं है वो ऐसे फीचर्स, तो वो उनको क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी। चलिए, तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी चाहिए कि दोनों कंट्रीज को नेगोशिएट करना आना चाहिए ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिससे स्मार्टफोन का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत इजी हो जाए। और डिप्लोमेटिक डिस्कशन मतलब तारीफ रिडक्शन, मतलब इंपोर्ट पे जो टैक्सेस होते हैं उसे रिडक्शन करने के लिए ये सब बातचीत पहले से नेगोशिएट करके ही रखने का होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्शन, फिर मार्केट एक्सेस कैसे होगा पूरा प्लानिंग के साथ। करेंसी कंसिडरेशन, तो देखिए एक्सचेंज रेट अगर फ्लक्चुएट तो करेगी, अगर सामने वाली कंट्री ए का मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, करेंसी उसकी स्ट्रेंथ उसकी करेंसी की स्ट्रेंथ ज़्यादा और कंट्री बी की कम है, तो कंट्री बी को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा उसके एक छोटे से $1 के लिए, है ना। तो उसी प्रकार ये सप्लाई एंड डिमांड भी हमारा इम्पैक्ट करेगा और प्राइस भी इम्पैक्ट करेगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसमें कंट्री ए और कंट्री बी दोनों जन एग्रीमेंट, दोनों का एग्रीमेंट होता है, नेगोशिएट कर रहे रहते हैं गवर्नमेंट के साथ। अब इसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम मान लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रेगुलेशन देती है और उनको ये लोग को फॉलो करना पड़ता है। पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी, जैसे हम मान लेते हैं पॉलिटिकल कंट्री बी में पॉलिटिकल टेंशन है और कंट्री ए इसलिए उसको अगर गुड्स देगी भी, अब समझो कंट्री बी में इलेक्शन आने वाले हैं तो कंट्री ए उनको गुड्स अगर एक्सपोर्ट करते भी उनके पास है ना कि जाए और वो इंपोर्ट कर भी लेते हैं, तो उसमें कुछ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, कुछ बाधाएं आ जाएंगी। और क्योंकि आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, अभी इन्फ्लुएंस है पीपल
प्रेफरेंस उनका अलग है, तो उस तरीके। और ये सब जो होता है बहुत वास्ट स्केल्स पे होता है, क्योंकि स्मार्टफोन का जो हम अगर सप्लाई कर रहे हैं पूरी कंट्रीज में, तो उसके अलग अलग स्टेजेस होंगे। लाइक मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, रिटेल लोगों को है ना देना पड़ेगा, तो परमिशन एंड टैक्सेस। अब देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस भी हमको लेनी पड़ेगी, टैक्सेस भी होंगे जो स्मार्टफोन पे ट्रेड पे लगेंगे, और तारीफ जो उसे कहते हैं, जो इंपोर्ट पे टैक्सेस लगते हैं, तो वो भी हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा। और इसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड भी, और इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर डिमांड, लाइक कंज्यूमर डिमांड भी इन्फ्लुएंस करेगा इस हायर कंपटीशन। अभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो भाई ये कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़ी इसी कंट्री में टेक्नोलॉजी जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। इनोवेशन, डिज़ाइन, प्राइस डिटरमाइन, ये सब करने में बहुत कम टाइम लगा कर और बहुत अच्छी चीज, अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो सबसे पहले हम स्केल पे देख ले, बेस्ड ऑन स्केल। तो भैया डोमेस्टिक ट्रेड होता है वो थोड़ा बॉर्डर्स के अंदर होता है, कंट्रीज के बॉर्डर्स के अंदर होता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ होता है? इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉस करता है नेशनल बॉर्डर्स को, वो कंट्रीज के एरे फेरे में होता है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज, दूसरे कंट्री से तीसरे, ऐसे सब कंट्रीज के बीचों में होता है ट्रेड्स। और जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है वो स्टेट वाइज होता है, एक दूसरे स्टेट से होता है, कंट्रीज के अंदर ही होता है। बेस्ड ऑन करेंसी एंड मोड्स ऑफ पेमेंट, देखिए करेंसी यूज होती है जो सिंपल एक सेम करेंसी यूज होती है कंट्री में, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड में मल्टीपल करेंसीज यूज होती है और हमको अलग अलग एक्सचेंज रेट रहते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्स पेमेंट मेथड भी हमें यूज़ करनी पड़ती है। हमें एक ग्लोबल पेमेंट मेथड, एक गेटवे यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ की करेंसी अलग होती है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड सोसाइटी। देखिए अगर डोमेस्टिक ट्रेड में तो सेम लैंग्वेज होती है, मतलब स्टेट वाइज चेंज होगी, बाकी तो एक कॉमन लैंग्वेज होती है। कल्चर में कल्चर हमारा सेम रहेगा, सोसाइटी सेम रहेगी। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होगा? डाइवर्स कल्चर रहेंगे, लैंग्वेजेस सेम नहीं रहेंगे। हम क्या अब दूसरी कंट्री यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, वहाँ इंग्लिश बोलना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हम उतनी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, सोशल नॉर्म्स रहते हैं, और क्रॉस करना पड़ता है कल्चरल एक कम्युनिकेशंस को हमको सीखना पड़ेगा। तो ये सब अलग एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में देखो, ट्रांसपोर्ट को डोमेस्टिक कॉस्ट में तो कमी लगेगा, क्योंकि यार स्टेट वाइज, स्टेट पे स्टेट हमको खाली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड पे हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है, क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस रहता है और कस्टम ड्यूटीज भी लगती है, उधर टैक्सेस ये सब लगते हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, देखो देखो अगर डोमेस्टिक ट्रेड है तो कंट्रीज से ही मतलब कंपटीशन फेस करेगा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड है वो बाहर की कंट्रीज से कंपटीशन फेस करेगा, दूसरी सारी कंट्रीज से कंपटीशन फेस करेगा, क्योंकि वहाँ की कंट्री अलग कर रही है, इनको अलग करना है, उनको उससे आगे निकलना है, इस तरीके से। लेकिन कंट्रीज के अंदर एक दूसरे स्टेट से आगे निकलने की सोचेंगे वो लोग। बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, डोमेस्टिक ट्रेड, तो डोमेस्टिक ट्रेड को हम मान लेते हैं भाई पहले। चलो बेस्ड ऑन स्किल हो गया, बेस्ड ऑन करेंसी एंड मोड्स ऑफ पेमेंट्स हो गया, बेस्ड ऑन लैंग्वेज हो गया, कल्चर, बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन, और बेस्ड ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम सेटिस्फाई करें अपने डोमेस्टिक गुड्स में तो इजी रहता है कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि हमें डोमेस्टिक ट्रेड में हम जानते हैं कल्चर कैसा है, उनका माइंडसेट कैसा है, उनका बिहेवियर हम पहचान सकते हैं। लेकिन वही जगह हम देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज लगता है, क्योंकि हमको पहले अडेप्ट करना पड़ता है कुछ फीचर्स अपने अंदर, जिसकी वजह से हम वो लेवल तक पहुंच पाए। फिर स्टैंडर्ड ऑफ डाइवर्स इंटरनेशनल कंज्यूमर्स रहते हैं, वहाँ अलग अलग इंटरनेशनल कंज्यूमर्स मिलेंगे आपको। और डोमेस्टिक ट्रेड में सिंपल हमारे जो कंट्रीज बॉर्डर्स के अंदर उन लोगों को सेटिस्फाई करना है। बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल सिस्टम, डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है, कंट्री के अंदर लीगल और ये सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन ये जो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उन अलग दूसरी कंट्रीज के लिए उनके लॉस, उनके कॉम्प्लिकेशन, उनकी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी हमको। मल्टीपल कंट्रीज के मल्टीपल लॉस होते हैं, और मल्टीपल लॉस हमें अलग अलग फॉलो करने पड़ेंगे उस कंट्रीज के लिए, जैसा वो कहेंगे। of world trade in present times, trends of world trade by World Trade Report 2013 are as follows। देखो 2013 के रिपोर्ट से हम देखेंगे कि क्या वर्ल्ड ट्रेंड का क्या ट्रेड, मतलब क्या ट्रेंड था उस वक्त का, है ना, वर्ल्ड ट्रेड का। तो सिंस मिड 80s
18 द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन अबाउट 6 टाइम, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी 6 टाइम्स ग्रोन हो गई थी, वर्ल्ड आउटपुट हैज ग्रोन अप 60 टाइम्स, है ना, उससे अभी तक, है ना, 2013 तक 6 टाइम्स वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई थी, और जो हमारा प्रोडक्शन था उसका आउटपुट था वो कितना 60 टाइम्स, है ना, पूरे वर्ल्ड का, और वर्ल्ड का जो ट्रेड था वो 140 टाइम्स बढ़ चुका था। Dramatic decrease in transport and communication costs and increase in geopolitics have played a decisive role in advancing and reinforcing today's global trading system। देखो एकदम मतलब इतना अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कॉस्ट में अगर डिक्रीज हो, है ना, कॉस्ट अगर बिजनेस को कम लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होगी तो बिजनेस वहाँ ज़्यादा करेंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, बाहर की कंपनियाँ वहाँ आएगी, इन्वेस्ट करेगी, वहाँ लोग अपना धंधा सेट करेंगे। जियोपॉलिटिक्स मतलब एग्रीमेंट, ट्रेटीज, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को एडवांस करे और भी। In last 30 years, world trade and commercial service have increased by 7% पर ईयर ऑन एवरेज। देखो लास्ट 30 ईयर से 7% पर ईयर के ऑन एवरेज की स्पीड ग्रोथ हो रहा है ना, उतने 718 एंड 2011 द शेयर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज फ्रॉम, देखो वर्ल्ड ट्रेड का जो शेयर है वो कितना इंक्रीज हो गया भाई, डेवलपिंग कंट्रीज, कौन सी डेवलपिंग, जैसे इंडिया, चाइना, हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वो कितना पहले डोमिनेट करती है 34, अब कितना करती है 47, और उनका जो शेयर है वर्ल्ड इंपोर्ट में, जो इंपोर्ट करते हैं, अगर डेवलपिंग कंट्री से अगर उनका घर अभी बन रहा है, मतलब डेवलप हो रहा है ना, डेवलपिंग हो रहा है, तो वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे सामान, तो इंपोर्ट का देखो 29% से 42% तक बढ़ चुका है। द एशियन कंट्रीज आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड ट्रेड। एशियन कंट्रीज मतलब हमारी जो आसपास के आजू बाजू की जो कंट्री हमारे एशिया में आते हैं ना, वो सारी कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वर्ल्ड ट्रेड में, बिकॉज जो भी एशियन कंट्रीज है ज़्यादातर क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। फॉर अ नंबर ऑफ डिकेड्स वर्ल्ड ट्रेड हैज ग्रोन on average nearly twice as fast as world production which indicate the development of marketing system of world trade। देखिए वर्ल्ड ट्रेड इतना स्पीड से ग्रो कर रहा है कि जितना मतलब प्रोडक्शन नहीं है वर्ल्ड का, उससे दुगना ग्रो किया है। इससे हमको ये इंडिकेट मिलता है कि भाई जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है वर्ल्ड ट्रेड के प्रति वो बहुत ड्रास्टिक चेंज लाता जा रहा है। इसकी वजह से हमको ये भी मालूम चलता है कि जो ट्रेड रिलेशनशिप्स है पूरे ग्लोब में, है ना, एक दूसरे से, वो भी बहुत अच्छा है। In 1915 and 1973, average annual growth of world trade was 7.88%, which was reduced to 5% during 2000 and 2011 and 2.8% during 2015 to 16। देखिए 1950 से 1973 एवरेज एनुअल ग्रोथ था कितना 7.88%, और वहाँ से लेके 2000 से लेके 2011 तक कितने हो गए 5% पे हो गया, फिर उसके बाद 2.8% आ गया 2015-16 में। तो ये इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, इंडियन शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड हैज रिमेन लो बट एज अ डेवलपिंग नेशन इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग डायरेक्शन। अब देखो इंडिया का ट्रेड भले थोड़ा लो रहता है ना, बट एज अ डेवलपिंग नेशन है, अगर डेवलपिंग नेशन तो वो ज़्यादा इंपोर्ट करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड ट्रेड को एक डायरेक्शन और एक दिशा देने में, क्योंकि जब इतना बड़ा हमारा एक तो इतना बड़ा कंट्री है, और जब डेवलपिंग कंट्रीज तो हम इंपोर्ट भी ज़्यादा मास में करेंगे, है ना, तो उसी वजह से एक वर्ल्ड ट्रेड में काफ़ी अच्छी हिस्सेदार है। इन इंडिया द ग्रोथ रेट ऑफ इंपोर्ट हैज़ बीन हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स, हैंस इंपोर्ट कंस्टिट्यूट अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ जीडीपी देन एक्सपोर्ट्स। देखिए इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट, इसलिए हमारा इंपोर्ट जो हम करते हैं वो ज़्यादा जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, समझे। चलिए इंडिया इज एबल टू एक्सपोर्ट मोर बिकॉज इट इज़ नाउ एबल टू प्रोड्यूस बेटर एंड डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड इज एबल टू जनरेट मोर एक्सपोर्टेबल सरप्लस। देखिए इंडिया अब धीमे धीमे क्या हो चुका है, ग्रो हो चुका है। अब ग्रो हो गया तो क्वालिटी अच्छे अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो बना रहा है, अब प्रोडक्शन अच्छे अच्छे क्वालिटी का कर रहा है ना, तो उसकी वजह से हम अपने जो अब हम लोग ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की कंट्रीज़ में, और हम एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में करेंगे, उसकी वजह से हम एक्सपोर्टेबल एक इनकम हमारी जनरेशन होगी, रिवेन्यू जनरेशन होगा इंडिया के लिए, जो इंडिया को बहुत बेनिफिशियल होगा। शेयर ऑफ इंडिया टोटल ट्रेड इन वर्ल्ड ट्रेड वाज अबाउट 2.07% इन द ईयर 2014-15। देखो इंडिया का ट्रेड टोटल मतलब जो कंट्रीब्यूट करता था वर्ल्ड ट्रेड में, तो कितना करता था 2.07% इन द ईयर 2014-15 में। शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट वॉज, और इंडिया का एक्सपोर्ट्स, इंडिया एक्सपोर्ट्स कितना करता है वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स के रिपोर्ट से देखे तो
1.7% इन द ईयर 2014 और इंडिया 19th रैंक आता है। कौन सा रैंक? 19th रैंक। चलिए, साइज, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। साइज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, तो साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन द टोटल वैल्यू वॉल्यूम ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री। देखो, इंडियाज फॉरेन ट्रेड मतलब टोटल जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? साइज ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। सिंपल, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट दोनों मिला देंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे साइज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। क्लियर? If the payment made towards imports and revenue generated from exports rises, share of country's trade in the world rises, then it is concluded that the size of the country's trade has increased। अगर देखो import राइज हो रहा है, import मतलब राइज हो रहा है ना, और रेवेन्यू हम जो जनरेट कर रहे हैं, मतलब रेवेन्यू जनरेट कब होगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब एक्सपोर्ट राइज होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा हमारा, तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्री का जो ट्रेड है वर्ल्ड ट्रेड में वो बढ़ रहा है ना। और उसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द इनिशियल ईयर ड्यू टू लो डेवलपमेंट द साइज ऑफ इंपोर्ट्स रिमेन लार्ज एंड ओइंग टू लोअर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट इंडियाज एक्सपोर्ट रिमेन लोअर। देखिए, जब इंडिपेंडेंस के बाद हम डेवलपिंग एक नेशन था तो हम इंपोर्ट कर रहे थे, ज़्यादा जितना हो सके उतना इंपोर्ट कर रहे थे अपने आप को और भी डेवलप बनाने के लिए, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम उस वक्त अपने आप को डेवलपिंग बना रहे थे और उस वक्त हम अपने आप पे ध्यान दिया करते थे, ना कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट हम नहीं बना पा रहे थे, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट्स लो रह गया था। टू सस्टेन इंटरनेशनल कंपटीशन आफ्टर 1991 द डिमांड फॉर टेक्नोलॉजी, पेट्रोल एक्सेट्रा। 1991 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, उसमें इंडिया डिमांड फॉर टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम और अदर गुड्स के वो सर्ज मतलब एकदम हाई पे हो गए थे। उसकी वजह से अब क्या हुआ, जब इतने सब इंपोर्ट किया तो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंडिया ने इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया, इंक्रीज किया। देखो, अब कितना परसेंटेज शेयर इंडिया जीडीपी वाज 90% इन द ईयर। अब देखो, जो इंडिया ट्रेड करता है वो कितना जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 19% इन 2001, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करता है दोनों को मिला के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 19% 2001 में, और इंक्रीज होकर कितना हो गया? 38.3% इन 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। नेचर ऑफ ट्रेड मीन्स अ पिक्चर ऑफ आइटम्स और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। तो नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड्स मतलब क्या होता है? तो मतलब जो आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमको क्या मालूम चलता है? हमको इससे ये मालूम चलता है कि कितने कैसे ट्रांजेक्शन हो, कैसे गुड्स बाहर गए, कैसे गुड्स अच्छे अंदर आए। इन द डिकेड 1950 and 1960 in a less developed country like India, food grain imports, development imports were high। देखिए, जब हमारी लेस डेवलप्ड कंट्री थी तो हम फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट करते थे, है ना, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। वेरियस इस एक्सपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी गुड लाइक टी, कॉफ़ी, जूट्स, ओरियोस, ओरेस एंड मिनरल्स एक्सेट्रा वेर मच हायर। हम प्राइमरी गुड्स लाइक ये टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था क्योंकि ये जो एक प्राइमरी गुड्स है जो, लेकिन मैंने कंट्री लाइक इंडिया स्टार्ट डेवलपिंग मोर, जब इंडिया डेवलप होने लगा ज़्यादा से ज़्यादा इन द डिकेड्स ऑफ 70s 80s, जब डिकेड्स था 70 80s का, है ना, इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स टेंड टू फॉल। और जो इंपोर्ट था फूड ग्रेन्स का हमने वो हमारे अब खुद ही हमने वो उगाना स्टार्ट कर दिया और उसकी वजह से जो इंपोर्ट करना हमने बंद कर दिया बाहर की कंट्री से। और एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स जो हम करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे प्राइमरी गुड्स से, वो बंद किया और हमने जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसको हमने एक्सपोर्ट करना बढ़ाया। उसकी वजह से इंडिया में चेंजेस और जल्दी आएंगे। After 1991, the nature of export and import changed significantly in India. Imports of food grains, other agriculture goods, and capital goods declined in total imports, whereas the export of traditional goods declined and that industrial non-traditional item increased. देखो 1991 के बाद एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स एकदम चेंज ही हो गया। इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स जो करते थे हम, एंड वो जो एग्रीकल्चर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वो सब हमने करना ही टोटली बंद ही कर दिया और हमने एक्सपोर्ट जो ट्रेडिशनल गुड्स करते थे वो भी बंद कर दिया। और हमने कहाँ शिफ्ट हो गए? इंडस्ट्रियल गुड्स से हमारे यहाँ जो बनाने लगे और नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स हमने उनको एक्सपोर्ट करना बढ़ाया क्योंकि उनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता था। इन
In 2014-15, India attained self-reliance in grains and other food items. India's merchandise import was reduced 9.8, while due to the diversification in development process, import of new goods increased to 46. देखो 2014 and 15 के मुताबिक देखें तो इंडिया खुद के यहाँ खुद की ज़मीन पे खेती करने लगा, है ना, फूड आइटम्स खुद ही ग्रो करने लगा, और इंडिया ने ये सब चीज़ें जो रिड्यूस कर दिया 9.8% और डाइवर्सिफिकेशन किया, जिससे डेवलपमेंट ज़्यादा हो, और नए नए प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया। कितने वो कितना इंक्रीज हो गया, 46.5% तक इंक्रीज हुआ न्यू प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने का। द नेचर ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ ऑल्सो चेंज, और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी चेंज हुआ। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड रिड्यूस टू 12%। प्राइमरी गुड्स हमने कितना 12.3% रिड्यूस कम कर दिया इन 2014-15। लाइकवाइज एक्सपोर्ट ऑफ लेदर प्रोडक्ट डिक्लाइन टू, और लेदर प्रोडक्ट जो भी है 1.3% हमने कम कर दिया। 2% टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और रेडीमेड गारमेंट इंक्रीज 5.4%, और जो रेडीमेड गारमेंट थे उसको हमने कितना बढ़ा दिया, 5.4% बढ़ा दिया। और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज टू 66.7%। जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पहले से तो मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो बना के हम एक्सपोर्ट करते थे वो हमने कितना बढ़ा दिया, 66.7%। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंक्रीज टू 18.5% ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और उसी पीरियड में हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए, कितने 18.5%। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, अब भाई कौन से डायरेक्शन जा रहा है इंडियाज फॉरेन ट्रेड वो जान लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स द ट्रेड रिलेशन ऑफ नेशन विद वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब किस डायरेक्शन में हमारा ट्रेड जा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड, हमारे रिलेशंस कैसे हैं अलग दूसरी कंट्रीज से वर्ल्ड में, क्या हमारे तालमेल मिलते हैं। अगर कंट्रीज के तालमेल मिल रहे, मतलब दोस्ती अच्छी है, रिलेशंस अच्छे हैं, तो वो क्या करेंगे, ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करेंगे एक दूसरे से। जो कमी होगी साफ साफ आके बोलेंगे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से होगा। बिफोर इंडिपेंडेंस लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ट्रेड विद इंग्लैंड, और जब इंडिपेंडेंस था, इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो हम ज़्यादातर क्या किससे करते थे, ट्रेड इंग्लैंड से करते थे, बिकॉज वो एक कॉलोनियल टाइज थी, मतलब हमारा हमको एक प्रेशर था जो हमारे पे बना के गए थे ब्रिटिशर्स। इसकी वजह से हम ज़्यादातर किससे, इंग्लैंड से, जो हमारा हमको एक ज़बरदस्ती हमसे कराया भी ज़्यादा था, हम ये भी कह सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ट्रेड इंग्लैंड से हमने क्या कर दिया, 1960 टू 1961 में 90% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स कितने पड़ते थे, हम 90% इम्पोर्ट ज़्यादा वो सिर्फ हम इंग्लैंड से हमारा आता था। कहाँ से, इंग्लैंड से। और आफ्टर 2007 के बाद क्या हुआ कि 2% fell to less than 2%। 1960 61 26 पॉइंट एक्सपोर्ट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। देखिए फिर उसके बाद हमारा जो आफ्टर 2007 था वो 2% से भी कम हो गया इंपोर्ट करना, है ना, 2% से भी हमने कम कर दिया इंपोर्ट करना। और 1960 और 61 के मुताबिक देखें तो हम 26.8% हम एक्सपोर्ट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट करते थे, है ना। एक्सपोर्ट्स हम कितना करते थे, टोटल एक्सपोर्ट का जो 26.8% होता है हम इंग्लैंड के साथ एक्सपोर्ट करते थे, इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करते थे। आफ्टर 2007 में भी रिड्यूस टू 4%, कितना 4%। देखिए इंपोर्ट यूएसए के साथ क्या हुआ, हमने यूएसए के साथ भी जो हमने 29% हम उसके साथ इंपोर्ट करते थे 1960-61 में, तो हमने उसको वहाँ 29% से कहाँ लेके आ गए, 8% तक। कहाँ से लेके आ गए, 8% तक लेके आ गए उसे हम। और जो एक्सपोर्ट करते थे यूएसए को वो कहाँ 16% से हम कहाँ लेके आ गए 12% तक। कहाँ 12% तक। ओ ओपीईसी, ओपीईसी मतलब ऐसे कंट्रीज जो मतलब नाम शो कर दूंगा। चलिए तो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीज, क्या पेट्रोलियम इंपोर्ट्स हमने इंक्रीज किया था। तो मर्चेंडाइज वाज, तो इंडस्ट्रियल एंड इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीज, हमने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टू ओपीसी कंट्रीज, हमने जो मर्चेंडाइज हमें जो सामान अपने कुछ प्रोडक्ट्स होते वो हमने एक्सपोर्ट किया ओपीईसी कंट्रीज लाइक, इसमें बहुत इंक्रीज फ्रॉम 4.1% टू ओवर 16% आफ्टर 2007 में हमने मर्चेंडाइज को हमने अपने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। इंपोर्ट फ्रॉम रशिया वेयर हाई, इंपोर्ट जो हम करते थे रशिया से वो हाई था, लेकिन 1918 में जो रशिया इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसकी वजह से हम जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करते थे वो हमने 4.5% से 0.6% तक आ गया 2007 के बाद।
Trade with traditional partners England, USA, OPEC, Russia declined gradually and trade with developing countries East Asia, Central Asia started increasing. हम जो ये पार्टनर्स ट्रेडिशनल पार्टनर्स है हमारे, उनको साथ हमने ट्रेड थोड़ा डिक्लाइन कर दिया, कम कर दिया, और ईस्ट एशिया पार्टनर थे लाइक सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, हमने उनके साथ ट्रेड करना ज़्यादा कर दिया है. डेवलपिंग कंट्री लाइक 1960-61 इम्पोर्ट वर इतने, डेवलपिंग कंट्रीज के कितने थे 11.8%. आफ्टर इतने कितने हो गए इंक्रीज 32% हो गए, कितने हो गए 32%. 2014-15 में कितने हो गए इन 59% हो गए, कितने 59%. 1960 में एक्सपोर्ट कितने थे 14.8%. आफ्टर 2007 में कितने हो गए 42.6%. तो भाई ये बहुत ज़्यादा. 10 इंडिया हैज़ मेड सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ट्रेड विद डिफरेंट कंट्रीज एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन. इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया जो ट्रेड कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज से वो उसमें सक्सेसफुल हुआ. कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल, विजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल मतलब ऐसे विजिबल गुड्स है ना, विजिबल गुड्स, और इनटेंजिबल में आ जाता है सर्विसेज, हम कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं ना. इनविजिबल जो इनविजिबल गुड्स होंगे ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. उसको हम क्या बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट रहेगा जिसमें हमको मालूम बताया जाएगा इम्पोर्ट कितना हुआ और एक्सपोर्ट कितना हुआ, टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स का एक साल में, है ना, उससे हम क्या कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. चलिए, तो टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. कितने टाइप के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं भाई. एक तो बैलेंस पेमेंट, क्या बोलेंगे बैलेंस पेमेंट, जब क्रेडिट एंड डेबिट साइड दोनों सेम हो, when the total value of entries on credit side equal to the value on the debit side, the balance of payment is said to be balanced. चलिए, unbalanced, when the value of entries on the credit side is not equal to the entries on the debit side, then balance of payment is to be unbalanced. जब credit side and debit side equal ना हो balance, तो हम उसे क्या बोलेंगे unbalance. चलिए, सरप्लस किसे कहेंगे भाई, जब क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में जो भी हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं हम उसे लिखते हैं, और डेबिट साइड में क्या लिखते हैं इम्पोर्ट्स. तो अगर क्रेडिट साइड हमारा बढ़ेगा, क्रेडिट साइड मतलब हम जो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा रिवेन्यू. क्या मिलेगा रिवेन्यू, क्या हम जनरेट करेंगे रिवेन्यू. और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं पेमेंट करते हैं सामने वाले को, है ना. तो सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब जब पेमेंट्स कब बढ़ेंगे, तो भाई देखिए अगर हमने क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा और डेबिट साइड कम होगा तो हम क्या बोलते सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, है ना. अगर क्रेडिट साइड एक्सिट्स कर दे पेमेंट्स डेबिट साइड को. और डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कब होगा, जब डेबिट साइड ज़्यादा हो कंपेयर टू क्रेडिट साइड. लाइक if the receipts are less than payments of the value of entries on the credit side is less than the value of entries on the debit side, then there is a deficit in the balance of payments. चलिए आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग ऑफ बैलेंस पेमेंट्स. अब देखो अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कितने अकाउंट्स होते हैं, तो सबसे पहले करंट अकाउंट. इन दिस अकाउंट क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज ऑफ फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड. इस अकाउंट में क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज रिकॉर्डेड किया जाता है. ट्रेड इन मर्चेंडाइज एंड गुड, टेंजिबल गुड्स एंड ट्रेड इन इनटेंजिबल सर्विसेज. जो इनटेंजिबल और टेंजिबल जो सर्विसेज अकाउंट होता है वो किसमें करंट अकाउंट में हम करते हैं, है ना. करंट अकाउंट में एडमिट करते हैं जो भी हम एंट्रीज डालते हैं. कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करते हैं भाई, तो इन दिस अकाउंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम ट्रांजेक्शन ऑन एसेट लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड, कैपिटल लोन एक्सेट्रा. तो हम ये सब के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम किस में करते हैं कैपिटल अकाउंट में. किसमें कैपिटल अकाउंट में. बॉन्ड, शेयर्स, गोल्ड, कैपिटल लोन, ये सब जो भी ट्रांजेक्शन है उसे हम किस में एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट में. किसमें कैपिटल अकाउंट्स में. तो अब कौन सी चीज़ें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सचेंज रेट. अब मानते हैं एक्सचेंज रेट भाई कैसे, तो चलिए देखते हैं भाई. अब हमने बोला कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया. एक्सचेंज रेट मतलब हम मान लेते हैं फॉरेन की करेंसी और डोमेस्टिक रुक जाइए यार ये क्या हो गया, जो डोमेस्टिक करेंसी मान लेते हैं वो है डोमेस्टिक करेंसी मतलब होता है हमारे इंडिया की, हमारी खुद की. तो फॉरेन मतलब एक्सचेंज मतलब फॉरेन रेट. तो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ गया मतलब डॉलर का प्राइस बढ़ गया, $1 बराबर हमें मिल रहा है 65 रुपीज़ पहले था, लेकिन अब हमें $1 बराबर कितने हो गए 85 रुपीज़. क्योंकि जब $1 मतलब सामने वाले की करेंसी स्ट्रांग, एक्सचेंज रेट स्ट्रांग होगा तो डोमेस्टिक जो हमारा होगा डोमेस्टिक करेंसी वो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी. क्योंकि अगर हमको कोई चीज़ अब खरीदना हो
$1 वाली चीज़ अगर हम अमेरिका में जाते हैं, हमको $1 की कोई चीज़ है, तो अब उसके लिए हम 65 पहले देते थे, अब हमको देना पड़ेगा ₹85। तो हम उसको क्या बोला, भाई हमारा तो अब वैल्यू डिक्रीज हो गया ना, अब हमको ज़्यादा पैसे उसको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें अमेरिका के लिए, तो अमेरिका को क्या करना पड़ेगा भाई, अगर अमेरिका को यहाँ से कोई चीज़ लेनी है 100 मतलब ₹85 की, तो उसको सिर्फ कितना देना पड़ेगा, $1 रुपीज़। ₹85 वाली अच्छी क्वालिटी की चीज़ और ₹65 की थोड़ी लो क्वालिटी की चीज़, तो 85 वाली चीज़ ले लेगा क्योंकि $1 में ही उसे मिल रही है। समझे, पहले थी ₹65, लेकिन अब उसका $1 की प्राइस ही बढ़ गई है ना, मतलब उसके वैल्यू इतनी बढ़ गई कि अब $1 से वो 85 के रुपीज़ भी ले रहा है। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी सोच सकते हैं कि अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा करेगा और इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएगा। लेकिन इंडिया इंपोर्ट कम करेगा और अमेरिका एक्सपोर्ट कम करेगा। समझ गए। चलिए, प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्रीज। अब ट्रेडेबल गुड्स का देखो, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा घटेगा, तो उसमें जो ट्रेड हो रहे गुड्स वो भी उसमें भी फ़र्क आएंगे, उनके प्राइजेस में जो इंक्रीज डिक्रीज हो गए वो भी उसमें भी फ़र्क आएंगे होम कंट्री। अब जब एक्सचेंज रेट की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इंटरनेशनली पूरे गुड्स पे जो भी है डायरेक्ट इम्पैक्ट, और हाई प्राइस हो सकता है कंट्रीज के एक्सपोर्टेबल गुड्स पे। वेराइटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स को अलग अलग वेराइटीज़ की जो गुड्स होंगे, अब बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ की, अगर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ की गुड एक कंट्री प्रोड्यूस करेगी, वेराइटी ज़्यादा देगी, तो उसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। अब जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इम्पैक्ट आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब वापस बता देता हूँ क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी होता है टोटल, है ना, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो स्टेटमेंट होता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब उसमें तो इम्पैक्ट आएगा। चलिए, इनविटेबल इंपोर्ट्स। अब इनविटेबल इंपोर्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स तो हमको सख्त ज़रूरत है जिनको हमें एनी कॉस्ट पे भी इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मान लेते पेट्रोल हमारे पास है नहीं, तो हम क्या पेट्रोल इंपोर्ट करना ही बंद कर दें, नहीं कर सकते ना, कोई भी कॉस्ट पे हमें उसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक नेसेसिटी है उसे लेना। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब हम मान सकते हैं अभी कंट्री का अलग अलग फेज होता है। अब जब वो डेवलपिंग कंट्रीज होगी तो उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज होगा तो इम्पोर्ट ज़्यादा करेगी, इम्पोर्ट ज़्यादा करेगी, तो हम ये कह सकते हैं डिफिसिट ऑफ पेमेंट होगा, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा क्रेडिट साइड से तो डिफिसिट ऑफ पेमेंट्स होगा, है ना, याद है अभी पढ़ा था। हाँ, तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, एक्सपोर्ट करते नहीं ज़्यादा, वो इंपोर्ट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते इतना, उनके पास टेक्नोलॉजीज नहीं होती क्योंकि डेवलप कर रहे हैं अभी। उसके बाद कहता है लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। अब बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, तारिफ्स मतलब इंपोर्ट टैक्सेस होते हैं और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। इम्पैक्ट वो क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं तारिफ्स मतलब एक इम्पोर्ट टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि अगर बाहर के अगर कोई बंदा, मैं मान लेता हूँ ये बाहर से आ रहा है हमारी कंट्री में प्रोडक्ट, अगर गवर्नमेंट ने तारीफ लगाया, ज़्यादा बढ़ा दिया है ना, तो वो बंदा क्या करेगा, उसका जो 20 का सामान होगा उस पर लग जाएगा उसको अब ₹25 का टैक्स से आ जाएगा, है ना। तो अब वो उसको 25 में, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक हमारे यहाँ पहले से ही जो सेलर्स थे वो पहले से यहाँ ₹20 का ही बेच रहे हैं, उनके ऊपर कोई वो नहीं है, तो इनसे लोग कम खरीदेंगे लेकिन इनसे लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसकी वजह से अगर तरीफ मतलब वो ना लगाते, इंपोर्ट कॉस्ट ना लगाते, इंपोर्ट टैक्सेस ना लगाते, तो वो भी सेलर आके वो 19 में भी बेचता, है ना। तो उसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक सेलर से उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता, हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वो बहुत बुरी इम्पैक्ट हो जाती है, जो हमारे घर के अंदर ही धंधा कर रहे हैं उनको बहुत नुकसान होता। अगर बाहर वाले ही पूरा मोनोपोली अपनी आंखें बना सकते हैं, इसलिए हमको गवर्नमेंट टैरिफ ये सब टैक्सेस लगाती है। अब इसकी वजह से हमारा देखो, अब हमने क्या इंपोर्ट करना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि हमने सामने वालों को टैरिफ ये सब लगाया, है ना, रेस्ट्रिक्शन लगाई, लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिससे इंपोर्ट होना थोड़ा कम हो गया। इंपोर्ट मतलब कम होना मतलब डेबिट साइड कम क्रेडिट साइड ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, सरप्लस ऑफ पेमेंट। क्या बोलेंगे, सरप्लस ऑफ पेमेंट। चलिए,
ट्रेड सपोर्टिंग फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अब भाई ये तो और भी है, अगर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी है किसी कंट्रीज में तो लोग वहाँ आएंगे, अपना धंधा सेटअप करेंगे, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, क्योंकि वहाँ के जो कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, वो कम रहेंगे, क्योंकि रोड्स अच्छे हैं भाई, फटाफट 1-2 घंटे का काम 1.5 घंटे में ही काम खत्म हो जाएगा, है ना। रोड्स अच्छी होंगी, यहाँ से माल दूसरी जगह पहुँच जाएगा इजीली। और कम्युनिकेशन बातचीत जो भी वहाँ टेलीकॉम सब फैसिलिटीज़ होगी तो वहाँ आएंगे, तो मतलब वहाँ इम्पोर्ट्स होगा। अब इसकी ये भी बहुत इम्पैक्ट करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इम्पोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा दोनों ही होगा। तो इसमें भी कॉम्पिटिव, और हम ग्लोबल ट्रेड में भी एक अपना हिस्सा दे पाएंगे, इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड में भी हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। चलिए अब एक्सचेंज रेट का एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है तो वो भी सीख लेते हैं। द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। मतलब एक्सचेंज रेट किसे कहा जाता है, जो एक कंट्री का करेंसी दूसरी कंट्री में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल $1 कितने में होता है, एक्सचेंज किया हमने तो कितना 65 रुपीज़ हुआ। मीन्स हमको $1 का सामान ऑफ यूएस हमको 65 रुपीज़ पे करना होगा। तो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो हम ये क्या कर सकते हैं कि इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है वो कम हो गया है। अभी मैंने बताया था ना आपको कि अगर एक्सचेंज रेट मतलब सामने वाले की करेंसी बढ़ रही है, मतलब फॉरेन जो भी हमारे जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं उनका रेट बढ़ रहा है ना, उनका रेट बढ़ रहा है तो हमारा जो इंडिया का करेंसी वो कम हो जाएगा। A fall in exchange rate of for India means the value of Indian currency has increased। अगर इंडियन उसमें फॉल आ जाए, अगर $1 60 था अब हो जाएगा $1 बराबर 50, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई पहले हमको $1 के प्रोडक्ट लेने के लिए 60 रुपीज़ देने पड़ते हैं, अब $1 के खरीदने के लिए हमको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो अब इंडिया इंपोर्ट कर सकता है ज़्यादा, अब इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करेगा उस पीरियड में, है ना। जब इतना भाव चलेगा तो इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, है ना। ये सब थोड़ा लॉजिक लगाइए, सब डॉट्स कनेक्ट करिए आप खाली, है ना। और लॉजिक के साथ जो भी आंसर है इजीली लिख सकते हो, अब बना के लिखिए और अच्छे से लिखिए, कीवर्ड सारे इस्तेमाल करिएगा। इफ द एक्सचेंज रेट राइसेस फॉर इंडिया, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, देन इम्पोर्ट बाय इंडिया टेंड्स टू डिक्लाइन एंड एक्सपोर्ट टेंड टू राइस। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, देखो एक्सचेंज रेट मैंने क्या बोला, अगर एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब $1 के मुताबिक अगर 60 से हो जाएगा 80, है ना, 80 कितना हो गया 80, अगर 80 हो गया तो इंडिया क्या करेगा, इंपोर्ट तो करेगा नहीं, इंडिया एक्सपोर्ट क्या करेगा, करेगा ज़्यादा, क्या करेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा। और वो लोग क्या करेंगे, फॉरेन कंट्रीज इंपोर्ट करेंगे भाई कि हमारी तुम्हारे मतलब हमको $1 में तुम्हारा 80 रुपीज़ का प्रोडक्ट मिल रहा है, वो लोग इंपोर्ट करेंगे और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। क्योंकि हम इंपोर्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको 80 रुपीज़ देना पड़ रहा है $1 के हिसाब से। तो आई होप यू गाइज, तो आप लोगों ने जो भी ये कॉन्सेप्ट सब सारे समझ गए होंगे। तो जय श्री राम गाइज, तो थैंक यू। और जो नोट्स है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट करना, डीएम कर देना जो भी है। चलिए तो बाय गाइस, जय श्री राम।